Assalamu alaikum viewers, it's me Knowledge Thirst here. Bismillahir Rahman Rahim. Today I want to discuss about the settlement of audit objections, that what are the audit objections and what is the procedure to discuss about that objections. But before starting the audit objections, it is very necessary to understand audit. ऑडिटर का फंक्शन क्या है इन गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। तो ऑडिटर जो गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या करता है, एग्जामाइन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को, जो भी हमारी कंट्री हमारी गवर्नमेंट मेंटेन करती है, दैट वी आल्सो कॉल्ड इट एज अ हेड ऑफ अकाउंट्स और चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जो हमारे मेंटेन हो रहे हैं कि वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और जो भी हमारी गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स हैं और एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनको हमारे प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है, या फिर जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है वहाँ से एक्सेस अमाउंट तो नहीं निकाला जा रहा जो हमारे ऑथराइज़ किया गया है उससे ज़्यादा, क्योंकि हमेशा ऑथराइज अमाउंट से ज़्यादा हम लोग विदाउट अप्रूवल नहीं निकाल सकते। ठीक है, उसके अलावा जो भी हमारे पब्लिक रिसोर्सेज हैं दे आर यूटिलाइज इन एन इफेक्टिव वे। ऐसा तो नहीं कि हम पब्लिक रिसोर्सेज को बिल्कुल इनएफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं या उनको बेकार तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑडिटर जनरल की, कि वो देखे, लुक आफ्टर करे और ओपिनियन दे कि ऑल द गवर्नमेंट फंड्स आर यूटिलाइज इन अ प्रॉपर वे, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे वर्किंग हो रही है नहीं हो रही, या कहीं पे हमें फ्रॉड या मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं दिखाई दे रही। दीज ऑल आर बेसिकली द फंक्शन ऑफ अ ऑडिटर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शंस। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊँ दैट व्हाट आर ऑडिट ऑब्जेक्शंस। ऑडिट ऑब्जेक्शंस वो होता है एक्सप्रेस ओपिनियन एक ऑडिटर का कि भाई आई एम डिसएग्री विद दिस पर्टिकुलर थिंग, और कोई अपोजिशन, यानी कोई ऑडिटर अगर सेटिस्फाई नहीं है किसी भी चीज़ से, चाहे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मेंटेनेंस से रिलेटेड हो या हमारे कोई एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें उसको कोई एम्बर्समेंट लग रही है, कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हो रहा है, यानी जिस चीज़ से वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में वो लिखता है, वो बताता है, दैट इज़ द ऑडिट ऑब्जेक्शंस। अब उस ऑडिट ऑब्जेक्शंस में वैरायटी ऑफ थिंग्स आ सकती हैं, हमारी कोई भी इरेगुलरिटी रिलेटेड टू द रूल्स एंड प्रोसीजर्स हमारे फॉलो हो रहे हैं, और एनी एक्ट, कोई चीज़ हमारे एक्ट और रूल्स के ख़िलाफ़ है। फॉर सपोज़ हमारे जो पेपरा रूल्स पड़े हैं 2004, पेपरा रूल्स में हमें ये बात कही गई है कि जैसे फ्रॉम 2 lakhs, ठीक है, 2 lakhs टू हमारा जो है 5 लाख तक का अमाउंट है तो हम कोटेशंस यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा के अमाउंट के लिए हम ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग करते हैं। फॉर सपोज़ अगर कोई 7 लाख का मैटर है, कोई 7 लाख का हम जो है गुड मतलब परचेज़ कर रहे हैं, तो उसको इन्होंने कोटेशन के बेसिस पे किया है, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के थ्रू इन्होंने कर लिया, ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं। तो ये हमारे लॉज के अगेंस्ट हो जाता है, बिकॉज हमारे लॉ में, हमारे रूल्स में क्लियरली मेंशन है दैट फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख यू कैन यूज़ द कोटेशंस, बट 5 लाख से अबव जाएगा दैन यू हैव टू यूज़ ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। तो इस तरह की कोई भी इरेगुलरिटी फाउंड हो करता है ऑडिटर तो उसको ऑडिट ऑब्जेक्शंस बोलते हैं। फर्दर चलो हम उसको रीड आउट भी करते हैं। दीज आर ऑब्जर्वेशंस which are given by auditor in the audit report. Whenever any irregularity is noted by the auditor in the course of audit, the same is noted by auditor in the form of paras. Any observation that he feels like कि यार यहाँ पे problem है, दिस इज़ नॉट ऑल राइट, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे, ठीक है, देन वट ही विल डू, वो क्या करता है, जब उसको अपनी रिपोर्ट में लिखता है, ठीक है, नोट डाउन करता है, तो उसको हम ऑडिट ऑब्जेक्शन बोलते हैं। और वो किस फॉर्म में होता है? अच्छा गाइस, लिसन दिस थिंग, कि पैराग्राफ फॉर्म में होता है, पैरा फॉर्म, ठीक है, हम उसको पैराज भी बोलते हैं। ऑडिट ऑब्जेक्शंस या ऑडिट पैराज एक हमारी सेम चीज़ होती है, उसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना कि सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शंस बोले या ऑडिट पैराज जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती है, ठीक है। यानी इसका मकसद ये है कि जो भी वट एवर ओवर ऑडिट ऑब्जेक्शंस आर, वी पुट दैम इन अ रिपोर्ट इन अ पैरा फॉर्म, ठीक है, पैराग्राफ फॉर्म में, एक पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, इस फॉर्म में हम ऑडिटर को जो भी कंप्लेन, जो भी इरेगुलरिटी फाउंड होती है वो पैरा 1 में एक कंप्लेन देगा, ठीक है, उससे दूसरी अगर कोई इशू है तो वो पैरा 2 बना के पैराग्राफ फॉर्म में जो है वो कंप्लेन लिखेगा। अब उसका एक और भी पॉइंट होता है कि अगर उसका रिप्लाई देना ऑडिट ऑब्जेक्शन का, ठीक है, कोई भी दे रहा है, हमारा हेड ऑफ ऑफिस दे रही है, जो भी रिप्लाई दे रहा है उसको भी पैरा फॉर्म में ही देना है। ये एमसीक्यूज़ में अक्सर आता है कि हमारे जो भी रिप्लाई होता है या फिर जो ऑडिट ऑब्जेक्शंस होती हैं वो होती हैं पैरावाइज। When the audit report is printed, the audit paras are sent to department for compliance.
ऑडिट रिपोर्ट जब हमारी प्रिंट हो जाती है तो जो ऑडिट पैराज होते हैं वो डिफरेंट हमारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे इशू हाईलाइट हुआ है वहाँ पे हम लोग सेंड करते हैं कंप्लाइंस के लिए, ताकि वो अगेंस्ट कंप्लाइंस हमारा जो है रेगुलरिटी को देखें, या फिर वो जो है मैं आंसरेबल हूँ कि क्यों ये प्रॉब्लम हुई है, उसकी जस्टिफिकेशन दें या उसको सॉल्व करें. व्हेन द डिपार्टमेंट रिसीव्स ऑडिट पैराज and they think that expenditure incurred is according to rules and regulations, and it send reply to the auditor about the irregularity. ठीक है, अगर ऑडिट डिपार्टमेंट अब जब वंस ऑडिटर ने सेंड किया, अब डिपार्टमेंट उसको एनालाइज करता है कि एक्सपेंडिचर्स अकॉर्डिंग टू हमारे रेगुलेशंस हैं या नहीं है, वट एवर दे फाउंड, अगर उनको कोई इरेगुलरिटी मिलती है या नहीं भी मिलती तो वो क्या करते हैं, ऑडिटर को सेंड करते हैं उसका रिप्लाई. इफ़ ऑडिटर एक्सेप्ट्स द प्ली देन द पैरा इज सेटल एट दैट टाइम. अच्छा, जो भी रिप्लाई आया, इफ़ द ऑडिटर इज मतलब सेटिस्फाइड दैट येस ये रिप्लाई जस्टिफाइबल है, ठीक है, लॉ फैक्ट्स और फिगर्स बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, देन पैरा सेटल हो जाता है. अगर नहीं हुआ तो वो पैरा सेटल ऐसे नहीं होता. इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑडिट टू वेरीफाई दैट फाइनेंशियल रूल्स एंड ऑर्डर्स सेटिस्फाई द प्रोविजन ऑफ लॉ and are otherwise free from audit objections and that rules and orders are properly applied. ये हमारे ऑडिटर का फंक्शन होता है कि वो वेरीफाई करे कि जो भी हमारे फाइनेंशियल रूल्स हैं, हमारे डिफरेंट रूल्स हैं, पेंशन रूल्स हैं हमारे पास, सेल्स टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स के लिए कि टैक्स कैसे काटना है उसके कुछ रूल्स हैं, ऑल दीज रूल्स हैं वो क्या है हमारा कि वेरीफाई करना है कि वो अकॉर्डिंग टू हमारी लॉ के मुताबिक हैं या नहीं है. और इसके अलावा जो भी ये हमारे फॉलो हो रहे हैं फंक्शंस वो ऑडिट ऑब्जेक्शन से फ्री हैं या नहीं हैं, और जो भी रूल्स वगैरह हमें दिए गए हैं हम लोग उनको प्रॉपर्ली अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर रहा. इट इज़ अदरवाइज अ फंक्शन ऑफ ऑडिट टू प्रेस्क्राइब what such rules and orders shall be or to interfere with their administrative application. अच्छा, यहाँ पे ये बात क्लियर है दैट ऑडिटर का फंक्शन होता है टू गिव एन ओपिनियन. ठीक है, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑडिटर कि वो भाई बताने शुरू हो जाए कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ठीक है, ना ही वो इंटरफेयर कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ वगैरह के इस काम में. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स रेगुलेशन सिखाना, उस पर जो भी काम हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का काम होता है. ऑडिटर जस्ट उस पर ओपिनियन देगा, वो किसी को रूल्स और रेगुलेशंस नहीं सिखाएगा, वो बताएगा जस्ट कि यस इसमें मतलब जो है रूल्स इस पॉइंट पे इस चीज़ में फॉलो नहीं किए गए. नाउ यहाँ पे ये है कि ऑडिट पैरास में कौन सी चीज़ें आ सकती हैं. इंक्लूड्स पब्लिक लॉसेस बाय द वे ऑफ फ्रॉड, यानी कोई पब्लिक को, हमारे गवर्नमेंट को कोई हैवी नुकसान हो गया 1 लाख या 2 लाख का. अब वो क्यों हो सकता है, मे बी ड्यू टू द फ्रॉड, किसी ने फ्रॉड किया, किसी बीच की पार्टी ने, कोई डिपार्टमेंट में कोई हाई सीनियर ऑफिसर था तो उसने कोई इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया. ठीक है, या फिर नेग्लिजेंस, यानी टेक केयर नहीं किया आपने, केयर नहीं की आपने, सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन नहीं लिया, ड्यू टू दैट आपको एक पब्लिक लॉस हुआ है. ठीक है, जैसे अगर हम पेपरा रूल्स में बिड्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, इनविटेशन लोगों का, तो अब क्या है कि इनविटेशन के बदले बिडर्स ने अपनी बोलियां दी. ठीक है, तो अगर आपने मोस्ट एडवांटेजेस बिड की बजाय कोई ऐसी बिड वाले बंदे को, ऐसे बिडर को आपने कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर दिया जिसका जो मतलब उसने जो ऑफ़र दी थी वो बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट थी, उसका बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट था जो कम में कहीं ज़्यादा हो सकता था, लेकिन हमारे प्रोक्योरिंग एजेंसी ने गलत बंदे को सेलेक्ट कर लिया फॉर सपोज़, तो ये भी हमारा एक निगलिजेंस की वजह से लॉस हुआ. उसके अलावा प्रोसीजरल लैप्स, प्रोसीजर लैप्स मतलब कोई हमारे ओवरऑल प्रोसीजर्स जो फॉलो होते हैं उसमें कोई इरेगुलरिटी फाउंड हुई है. सपोज़ इरेगुलर परचेजेस, हमने कोई परचेजेस की लेकिन दैट आर नॉट सफिशेंट वन और दैट आर नॉट इकोनॉमिकल एफिशिएंट. एंड मिस क्लासिफिकेशन, गाइस कोई क्लासिफिकेशन में मिस्टेक की, वन थिंग वाज एसिड एंड इट वाज पुट इनटू द लाइबिलिटी साइड. तो हमें ये जानना चाहिए, हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका सीनियर ऑडिट के टेस्ट का, जिसमें हमारे हेड ऑफ़ अकाउंट्स आते हैं. गाइस हम जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं तो हमारे 5 बेसिक हेड्स होते हैं, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल. ठीक है, उसके अलावा रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है, सेम इन द केस ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ भी हमारे कुछ मेन हेड्स होते हैं. ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे में मतलब हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं. ठीक है, जैसे वहाँ पे हमारे एक पर्टिकुलर अकाउंट जो एंट्री जो ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर अकाउंट से बिलोंग करती है हम उसको उसी में पुट करते हैं. तो यहाँ पर भी हमें ये देखना पड़ता है कि वट एवर जो हमारा अमाउंट है या जो भी ट्रांजैक्शन है दैट इज़ पुट इन अ बिल्कुल परफेक्ट और प्रॉपर अकाउंट
एडवांस विदड्रॉल्स, हमने जो है विदड्रॉल्स कर दिए, ऑथोराइज नहीं है, एंड वी आर टेकिंग द अमाउंट फ्रॉम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड विदाउट अप्रूवल, इस तरह की कोई है। एक्सेस पेमेंट्स हो गई हैं। इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन हमने जो की थी एक हैड से दूसरा, तो हमारी कोई ऐसे इरेगुलर हमने कोई एक्टिविटी कर दी, यानी रीअप्रोप्रिएशन जहाँ पे अलाउ नहीं थी हमने वहाँ पे कर दी है, ठीक है। यहाँ पे बड़े मेजर हेड्स में कही है और कोई अप्रूवल नहीं दिया, तो इस तरह की सारी चीज़ें हो सकती हैं। Okay, now comes to the observation. What is observation? Observation is audit findings after examination of record. It is duly numbered, dated and signed by the head of the audit team or his assistant. It is to be replied in 24 hours. The reply is in few words or is recorded on a body of observation. अब ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑडिटर ने वट एवर फाइंड किया, ठीक है, आफ्टर एग्जामिनेशन किस कोई चीज़ फाउंड की, लेकिन दैट इज़ नॉट वेरी सीरियस, यानी एक नॉर्मल इरेगुलरिटी है। सपोज कुछ डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत मिस हो गए, ठीक है, या थोड़ा सा कोई अमाउंट में आपको लग रहा है कि थोड़ी 9-2 का फ़र्क है, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, उन ऑब्जर्वेशंस को जो भी ऑडिट टीम में से ऑडिट कर रहा है वो उसको प्रॉपरली लिखता है, ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन को डेट वगैरह साइन वगैरह करके वो आगे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है, ताकि ऑब्जर्वेशन जो है सबको पता चल जाए कि हमने कौन सी चीज़ ऑब्जर्व की है, ठीक है। और अगर उसका क्या होता है वो इजी है, ठीक है, अगर उसमें कोई भी इशू हुआ है तो वो सेटल आराम से हो सकती है, ये इतनी सीरियस नहीं है रेगुलरिटी, ठीक है, इरेगुलरिटी। दिस ऑब्जर्वेशन इज़ रिपोर्टेड टू ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। अच्छा, ये भी एमसीक्यूज़ में आता है कि नॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो हमारी इतनी सीरियस इरेगुलरिटी की नहीं, कोई स्मॉल सा इशू हुआ उसकी ऑब्जर्वेशन की, तो वो अब किसको रिपोर्ट की जाती है? सो द आंसर इज़ ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। ये हमसे किस में आ सकता है, ठीक है, या हम उसको हेड ऑफ ऑफिस भी बोलें, तो ड्राइंग और डिस्पर्सिंग ऑफिसर को ऑब्जर्वेशन जाती है, क्योंकि हमारा ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर ही होता है जो हेड होता है, जो तकरीबन ड्रॉ वगैरह करता है बिल्स, और हमारी जो साइन कर रहा है, अप्रूवल्स दे रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इट इज़ सेटल्ड व्हेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक्सेप्टेड ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंप्लाइंस नेक्स्ट। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन कैसे सेटल होती है? जब हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया ऑडिटर का पॉइंट, और जो भी इसमें इरेगुलरिटी ऑब्जर्वेशन हमने ऑब्जर्व की थी एक ऑडिटर ने, उसको उसके हिसाब से उसने कंप्लाइंस कर दी कि भाई ठीक है, मिस्टेक हुई, वट एवर द इशू इज़, इसको इस हिसाब से रिजॉल्व करना है। अच्छा सा रिप्लाई आ गया, इफ़ ऑडिटर इज़ सेटिस्फाइड देन वो सेटल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ड्राफ्ट वगैरह आगे नहीं, बड़े सिंपल ऑब्जर्वेशन थी। उसके बाद आफ्टर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नाउ कम्स द पैरा। अब पैरा क्या होता है? इट इज़ ऑब्जर्वेशन which was discussed with DDO, not settled in mutual discussion, included in report of audit team। ये ओवरऑल पैरा का मतलब बताया हुआ है, जो हमारे ऑडिट रिपोर्ट में ऑलरेडी हम लोग लिख लेते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। जब वट एवर वी ऑब्जर्व, ठीक है, कोई भी ऑडिटर ने ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, उसे डिस्कस किया ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर से, मैंने आपको पहले भी बताया, DDO के पास जाता है। नाउ उस डिस्कशन के बाद भी कोई म्यूचुअल सेटलमेंट नहीं हो पाई। नाउ अब जब सेटल नहीं हो पाया, एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला हमें DDO से, व्हाट वी विल डू, हम क्या करते हैं उस चीज़ को, जब हम ये कहते हैं कि रिपोर्ट किया जाए ऑडिट टीम को, ठीक है, एंड इंक्लूडेड इन रिपोर्ट ऑफ ऑडिट टीम, जो भी हमारी रिपोर्ट ऑडिटर बनाएगा उसमें हम इंक्लूड करने की बात करते हैं, दैट इज़ पैरा। ऑब्जर्वेशन, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो हमने की वो ऑडिट रिपोर्ट में डायरेक्टली इम्पोज नहीं होती, पहले उस पर हमारा डिस्कशन होता है। अच्छा, यहाँ पे जनरल बताया गया है कि हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसमें किस तरह से हम क्या प्रोसीजर यूज़ करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस ऑफ रूल विच हैज़ बीन वायलेटेड, जो भी हमारा पैरा बनता है उसमें हम पहले तो रेफरेंस देते हैं कौन सा रूल जो है वायलेट किया गया है, बिकॉज ऑडिटर हमेशा लॉज के हिसाब से चलता है, एंड दे हैव टू गिव द रेफरेंस कि किस तरह का कौन सा एक्ट, कौन सा लॉ में हमारी ये बात हुई थी, कौन से रूल में जिसको वायलेट किया गया है। डिटेल ऑफ वायलेशन, फर्दर उसको एलेबरेट करोगे। रीजंस फॉर अकरेंस, क्यों अकर हुई, रिजल्ट ऑफ वायलेशन, वायलेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है ऑन अ पब्लिक रिसोर्सेज और ओवरऑल गवर्नमेंट। रिप्लाई ऑफ ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। अब यहाँ पे हमने कहा था कि DDO को हमने भेजा था, पहले DDO रिप्लाई करता है, तो DDO ने जो रिप्लाई किया वो भी हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं, उसके बाद फर्दर कमेंट्स होते हैं ऑडिटर के। नाउ द टाइप्स ऑफ पैरा, यहाँ पे कुछ टाइप्स के पैरा हैं। सबसे पहले तो ऑर्डनरी पैरा। ऑर्डनरी पैरा इन विच रूटीन वायलेशन इज पॉइंटेड आउट विच इज़ हैज़ नो सीरियस लॉसेस। एक ऑर्डनरी सी पैरा है, ठीक है, हमें एक वायलेशन तो ठीक है लगी, बट दैट इज़ नॉट वेरी सीरियस,
ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी पैरा। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती है, वो होती है एडवांस पैरा। द पैरा इन विच अ सीरियस इरेगुलरिटी हैज़ पॉइंटेड आउट दैट रिजल्ट इनटू ह्यूज बैड रिजल्ट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैड रिजल्ट्स आ सकते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ऐसी इरेगुलरिटी जो सीरियस इशू क्रिएट कर रही है, इरेगुलरिटी क्रिएट करी है, वो एडवांस पैरा है। ठीक है, इट इज़ सेंड टू मिनिस्ट्री फॉर रिप्लाई। ये किसको सेंड होती है, ये भी हो सकता है एडवांस पैरा किसको होती है, नॉर्मली वो मिनिस्ट्री को, जो भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री उसको सेंड होती है, ताकि वो सफिशिएंट रिप्लाई उस पर दे। प्रपोज ड्राफ्ट पैरा, अब ये प्रपोज, अच्छा ये आता है एडवांस पहले आता है, एडवांस के बाद प्रपोज ड्राफ्ट होता है। द पैरा विच वॉज डिस्कस इन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमिटी मीटिंग एंड वॉज नॉट settled and proposed for inclusion audit report of a department। एडवांस पैरा पहले ये था कि कोई सीरियस इरेगुलरिटी है, लेकिन हमने मिनिस्ट्री को सेंड की, अगर सॉर्ट आउट हो गई तो इट्स ओके, आगे नहीं बात बढ़ेगी। बट इफ़ या तो रिप्लाई नहीं आया हमें मिनिस्ट्री का, ठीक है, या फिर वो सेटल नहीं हो पाई हमारे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी से। अच्छा, एडवांस पैरा नॉर्मली डिपार्टमेंट लेवल पे आ गई ना, कि डिपार्टमेंटल अकाउंट कमेटी, डिपार्टमेंटल अकाउंट कमेटी से कुछ सॉल्व नहीं होता तो हमारी स्पेशल अकाउंट्स कमेटी में जाता है। स्पेशल अकाउंट कमेटी में नहीं अगर रिजॉल्व हुआ तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाता है, क्योंकि ये सबसे हेड पे जो है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी आती है। अगर ये अब यही बात कह रहे हैं कि प्रपोज ड्राफ्ट पैरा अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेटल नहीं हुआ, ठीक है, तो अब उसको इंक्लूजन के लिए ऑडिट रिपोर्ट में कहा जाता है कि इसको इंक्लूड किया जाए, तो वो हो जाता है प्रपोज ड्राफ्ट पैरा। अच्छा, ये इसलिए होता है कि जब हमें सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई भी नहीं मिला मिनिस्ट्री से। अब ये भी हमसे किस में आ सकता है, एनी सीरियस इरेगुलरिटी जिसका आपको मिनिस्ट्री ने भी सही रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो क्या बनता है, वो हो जाता है प्रपोज ड्राफ्ट पैरा। Finally, the audit para. जो audit para was not settled in repeated meetings and selected for inclusion in audit report of the department. Finally, अब क्या हुआ, बिल्कुल भी सेटल नहीं हुआ ना, वो क्या हो जाएगा ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड हो जाएगा। डायरेक्टली कभी भी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं होती, पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई हैं, ऑब्जर्वेशंस से सेटल हो गया तो इट्स ओके, वरना फिर एडवांस पैरा आ जाता है, मिनिस्ट्री को वो सेंड हो जाता है, मिनिस्ट्री ने भी सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं दिया है तो वो प्रपोज ड्राफ्ट बन जाता है कि भाई ये अब हमें इंक्लूड करना है। नाम से पता चला प्रपोज्ड, अभी ऐड नहीं हुआ लेकिन प्रपोज किया गया है कि ये ऑडिट रिपोर्ट में होना चाहिए। एंड फाइनली अगर इसका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ देन डायरेक्टली इट विल जंप इनटू द ऑडिट पैरा, ऑडिट रिपोर्ट में हमारे ऑडिट पैरा के फॉर्म में आ जाएगा। DAC on draft audit report। अच्छा, DAC that is departmental audit committee, ठीक है। Those audit paras which could not be settled are once again discussed with their final outcome. Almost all jurisdiction defenses and actions are taken at this stage. Some paras are settled at this stage। अच्छा, वही हमने जो एडवांस पैरा की बात की यहाँ पे उसी को थोड़ा बताया हुआ है कि ऐसे एडिट पैरास जो और कहीं तो सेटल नहीं हुए, ठीक है, लेकिन फाइनली उस पर कोई जस्टिफिकेशंस आ गई या कोई एक्शंस लिए गए इस स्टेज पे, तो वो पैरा सॉल्व हो जाता है, ठीक है, जो अभी ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। अब फाइनली रिपोर्ट की बात की गई है, फाइनल रिपोर्ट कंटेनिंग अनसेटल्ड पैरास ऑफ सीरियस इरेगुलरिटीज़। अब क्या होता है ऑडिट रिपोर्ट में फाइनल हमारे पास जो भी इरेगुलरिटीज़ थी वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। नाउ दिस रिपोर्ट, पहले हमने बात की थी दैट वट एवर जो भी है हमारे ऑब्जेक्शंस हैं वो ड्राफ्ट फॉर्म में थे या एडवांस पैरा के फॉर्म में, वो हमारे कहीं कहीं कभी जो है ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर के पास गए या डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी, या फिर हमारा जो ये ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर हो गया, या ये हमारा क्या कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास गई, ये सारा हमने जो प्रोसीजर बढ़ा। अब ऑडिट रिपोर्ट बन गई, अब ये कहाँ पे सेटल होती हैं सीरियस इरेगुलरिटी, किसके पास रिपोर्ट होती हैं, नाजिम इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने कोई इशू देखा है, ठीक है, उसको हैंडल किया जा रहा है तो ये रिपोर्ट किसको हम देते हैं, नाजिम को। ये भी हमसे किस में आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम नाजिम को देते हैं। गवर्नर इन केस ऑफ अ प्रोवेंस, अब प्रोवेंस की अगर बात करें सिंध की, पंजाब की, वहाँ पे हमने कोई जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई इरेगुलरिटी हुई तो वो हम भेजते हैं गवर्नर को। और प्रेसिडेंट इन केस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, अब अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। डिपार्टमेंटल वाइज पैरास आर गिवन सेपरेटली। हेयर ये पॉइंट बताया गया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से तो हम डिपार्टमेंट वाइज पैरा अलग से बनाते हैं, एक ही लंबा सा पैराग्राफ नहीं बनाते। नो, वट एवर द इशू इज़ डिपार्टमेंटल वाइज पैराग्राफ 1, पैराग्राफ पैरा 2, पैरा 3 इस फॉर्म में लिखते हैं।
नाउ द टाइप्स ऑफ ऑडिट पैरास, कुछ इस तरह के टाइप्स भी होते हैं. वन इज सजेस्टिव, ऐसे पैरास जहाँ पे आप सजेशंस कुछ दे रहे हो, ठीक है, तो वो सजेस्टिव है. रिकवरी पैरास, ऐसे पैरास जिसमें आपको लगता है कि जो भी लॉस हुआ, फ्रॉड हुआ, उसको क्या किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिकवरी पैरास. जहाँ पे हम रिकवरी की बात करते हैं कि भाई ये इतना हमें लॉस हुआ है, उसको रिकवर करना है, हमें वापस चाहिए ये अमाउंट. और उसके अलावा एनालिटिकल पैरास भी होते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं इसके ऑडिट ऑब्जेक्शन और रिपोर्ट से रिलेटेड. अब कह रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, प्रेजेंट होती है, किसको प्रेजेंट होती है, ये है ऑडिट कमेटी. ऑडिट कमेटी जिस प्रोविंस की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, हमारी या फेडरल लेवल की जो भी है, उसमें ऑडिट कमेटी के पास जाएगी, ठीक है. किसके पास जाती है, ऑडिट कमेटी, ये याद रखना है, ठीक है. एंड इट हैज़ राइट टू टेक डिसीजंस अबाउट ऑडिट ऑब्जेक्शंस. एक हमारी कमेटी बनी हुई है ओवरऑल सारे लेवल्स पे, तो अब उसी का ही राइट होता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्शन उसको फील हो रहा है तो वो उसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन ले, ठीक है. ये एमसीक्यूज़ में बहुत आता है कि ऑडिट रिपोर्ट किसको प्रेजेंट होती है, किसके पास ये राइट है कि वो उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले, तो दैट इज़ ऑडिट कमेटी. नाउ द सेकंड पॉइंट, इसके मिनट्स वगैरह जो भी ऑडिट कमेटी के, अब ऑडिट कमेटी जो भी डिसीजंस लेती है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, उनको पता है प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है उन मिनट्स को, और उनको किससे फॉरवर्ड किया जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट या डायरेक्टर ऑडिट, ठीक है. अब ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है क्योंकि हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हेड होता है, तो हम जो भी ऑडिट की मीटिंग में बातें होती हैं वो सारी हम फॉरवर्ड करते हैं हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को. रिप्लाई ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शंस मस्ट बी पैरावाइज, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो भी ऑब्जेक्शंस का रिप्लाई आता है वो पैरावाइज आता है. और अच्छा, ये भी एमसीक्यूज़ में आता है कि जो भी आपने रिप्लाई आना है वो कितने टाइम में एटलीस्ट आना चाहिए. सो द आंसर इज़ एटलीस्ट 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. कम से कम 6 वीक्स के अंदर अंदर, यानी जब ऑडिट रिपोर्ट आपको आई, ठीक है, आपने किसी नाजिम को सेंड कर दी, जहाँ भी गई, प्रेसिडेंट में के पास गई, कहीं भी, ठीक है, उसका रिप्लाई कौन देता है, कितने टाइम में दे रहा है, उसका रिप्लाई आता है विदिन 6 वीक्स के अंदर अंदर, उससे लेट नहीं, ठीक है. अगर 6 वीक्स के अंदर नहीं आया तो इमिडिएटली फर्स्ट रिमाइंडर सेट जो है भेजा जाता है, ठीक है. फर्स्ट रिमाइंडर इसलिए भेजा जाता है कि भाई आपने अभी रिपोर्ट सेंड नहीं की, आपको एनी करनी है, आप जल्दी ये रिपोर्ट सेंड करो, आई मीन रिप्लाई सेंड करो, ठीक है. अब अगर उसने स्टिल रिप्लाई नहीं आया, दैन द सेकंड रिमाइंडर जो है सेंड होता है कि भाई हमें रिप्लाई चाहिए इन ऑडिट ऑब्जेक्शंस का, क्विकली हमें रिस्पॉन्स चाहिए, तो वो कब भेजता है, विद इन 1 मंथ. अब पहला था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल रिप्लाई ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन कब होना चाहिए, दैट इन विद इन 6 वीक्स ऑन डेट ऑफ इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ ऑब्वियसली फर्स्ट रिमाइंडर तब हम भेजेंगे जब वो टाइम पीरियड ख़त्म होगा, यानी 6 वीक्स का ख़त्म हुआ तो फ़ौरन से हम आफ्टर दैट जो है रिमाइंडर सेट करेंगे, रिमाइंडर भेज दिया. देन दूसरा रिमाइंडर विद इन 1 मंथ ऑफ फर्स्ट रिमाइंडर जो गया उसे विद इन 1 मंथ के अंदर दूसरा रिमाइंडर. ये इसमें थोड़ा सा और कुछ चीज़ें एलोबरेट की गई हैं यहाँ पे कि फाइनल discretion whether an objection should be pressed or dropped rests with the auditor ordinarily, except in the cases specified in 17 articles 248 to 250 and 254, where transactions require the authorization of higher authority. Audit must insist that such authorization be obtained, or where a sum of money is recoverable, audit must insist on recovery, save where the audit waive recovery have been delegated or the competent authority has directed that recovery should be foregone. अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि कोई ट्रांजैक्शन वगैरह, ठीक है, उसमें अगर हमें ये ऑथराइज़ किया जा रहा है और कॉम्पिटेंट जो भी ऑडिट अथॉरिटी है उसको ये कहा जा रहा है कि भाई आपने रिकवरी के लिए भी करना है काम, ठीक है, तो वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो इंसिस्ट करे उस पर्टिकुलर पार्टी को, अथॉरिटी को, कि भाई मुझे रिकवरी करके दो, ठीक है. यहाँ पर उसमें ये भी चीज़ होती है कि समटाइम्स अगर कोई चीज़ इतना बड़ा इशू नहीं है तो वो रिकवर नहीं होती, उसे फॉरगॉन किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसको बताई जाती हैं ऑडिटर को, तो ऑडिटर उस हिसाब से उस चीज़ पे काम करता है. बट ऑल ऑब्जेक्शंस आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस. जाहिर बात है हर जो ऑब्जेक्शन है इतना इक्वल इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, कोई छोटी सी माइनर सी डिटेल पे होगा, कोई बहुत ज़्यादा हैवी इशू पे होगा. And a residuary discretion rests with auditor general and with the accountant general under him to refrain from pressing individual objection when there is a sufficient assurance that the aim of audit to secure regularity and safeguard for a future. अच्छा, वैसे एक बात ये भी होती है
कि जब हमारा ऑडिटर जनरल है, ठीक है, वो हमारी ऑडिट कंडक्ट कर रहा होता है, तो उसमें उसकी ऑडिट में हेल्प हमें असिस्ट कौन करता है? अकाउंटेंट जनरल, बिकॉज अकाउंटेंट जनरल जो है सारे अकाउंट्स को मैनेज करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि हमेशा अकाउंटेंट जनरल ही इंश्योर कर रहा होता है कि अकाउंट्स कहाँ से सही से मेंटेन है नहीं है, और जो भी रेगुलेटरी अगर उसको भी मिलती है तो वो किसको मतलब जो है बताता है? ऑडिटर जनरल को। यानी वो अकाउंटेंट जनरल हेल्प करता है ऑडिटर जनरल को ताकि वो अपना काम स्मूथ वे से कर सके। ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड ऑब्जेक्शंस मस्ट बी कन्वेड इन कॉर्टेस एंड इम्पर्सनल टर्म्स। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस ऑब्जेक्शंस अगर कोई भी हैं तो उसको किस फॉर्म में होना चाहिए? कॉर्टेस मतलब और इम्पर्सनल टर्म्स, ठीक है, मतलब आप उसमें कोई हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। बी काइंड एंड इम्पर्सनल टर्म्स में आप उसको जो भी है आपके ऑब्जेक्शन या ऑब्जर्वेशन उसको आप दोगे, ठीक है। एंड मस्ट बी लिजिबल एंड इंटेलिजिबल। इट इज़ ऑफ utmost importance that any statement of criticism or irregularity in an audit report should be accurate, fair, moderately worded or dispassionate। अच्छा, ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है वट एवर द ऑडिट रिपोर्ट में जो भी वो इरेगुलरिटी लिख रहा है ऑडिटर, वो एनी हाउ फेयर और एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो एक्यूरेट नहीं होगी तो भाई एक बिग क्वेश्चन मार्क आ जाता है हमारे ऑडिटर पे ना कि उसने ये काम सही से नहीं किया। तो एनी हाउ वट एवर द स्टेटमेंट इज़ उसको बिल्कुल इफ़ेक्टिव होना चाहिए और बेस्ड ऑन प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर्स। ऐसे ही आप कुछ नहीं लिख सकते, एक्यूरेट होनी चाहिए वो चीज़। Objections and observation in related to any accounts or the transaction subject to audit should be communicated to drawing and disbursing officer where necessary to the controlling अथॉरिटीज़ एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो भी ऑब्जेक्शन है या वट एवर द ऑब्जर्वेशन इज़ बेस्ड ऑन एनी अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे जो भी अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस में घपला लग रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन, देन इट इज़ सेंड टू DDO, दैट इज़ ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, और मे बी हम कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ को भी दे सकते हैं, ठीक है, अगर हमें नेसेसरी लग रहा है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ द ट्रेजरी ऑफिसर शुड बी एड्रेस्ड ऑन दी व्हेन रिकवरिंग्स have to be ordered or in respect of objections for removal of which he is directly responsible। now second point ये है कि ठीक है वैसे तो DDO को दे दिया हमने, ठीक है, जो भी हमारी रेगुलेटरी, लेकिन अब कह रहे हैं ट्रेजरी ऑफिसर के पास भी जाता है और ट्रेजरी ऑफिसर को भी एड्रेस करनी होती है। लेकिन कब? जब हमें कोई भी ऑब्जेक्शन हुई और वो हम रिकवरी चाह रहे हैं, ठीक है, रिकवरीज के में वो अमाउंट जो भी लॉस है वो रिकवर हो जाए, तो हम वो किसको सेंड करते हैं? ट्रेजरी ऑफिसर को। और अगर रिकवरीज की बात नहीं है तो हम ट्रेजरी ऑफिसर को सेंड नहीं करेंगे। इट इज़ द अमाउंट that before they are communicated objections should unless otherwise put in any case be registered in detail in a prescribed records maintained in the audit office। अच्छा, ये भी है कि जो भी आप objections कम्युनिकेट करने वाले हो ये इंश्योर करना ऑडिटर को ज़रूरी है कि वो प्रॉपरली रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। यानी जो भी ऑडिट ऑफिस में हमारी डिटेल्स मेंटेन होती है उसमें कम्युनिकेशन से पहले हमें उसे डिटेल में रिकॉर्ड्स में रखना पड़ेगा, वट एवर जो भी हम कम्युनिकेट करने वाले हैं ऑब्जेक्शंस। Report of individual cases of serious financial irregularity should in the first instance be addressed to controlling authority concerned or to such other authority as may be specified by the government। अब यहाँ भी ये पॉइंट है अकॉर्डिंग टू 241 आर्टिकल जो भी हमारा है कि रिपोर्ट्स जो भी इंडिविजुअल केसेस हैं, अलग अलग से जो भी केसेस हैं उन पे जो भी हमारी इरेगुलरिटी फाइंड आउट हो रही है, देन वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको एड्रेस होगी? टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़, ठीक है। हम पहले कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं, बाद में हम आगे कहीं भी मूव ऑन करना होता है तो उसको मूव करते हैं। थ्रो द कॉपीज में बी सेंड टू हायर अथॉरिटी साइमल्टेनियसली फॉर इन्फॉर्मेशन इन केसेस विच आर regarded to be serious that they will eventually have to be brought to the notice of that authority, ठीक है। पहले कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ के पास जाएगा और वही कह रहे हैं कि ये कॉपीज़ इन जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उनकी आप क्या करते हो? हायर अथॉरिटी को सेंड करते हो, ठीक है। लेकिन वो अगर आपको लग रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, इमिडिएटली हमें उसे नोटिस में लेना चाहिए, तो वो क्विकली हम उसकी कॉपीज़ हायर अथॉरिटी को भेजते हैं, वरना हम ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन से भेज दें, ठीक है, क्योंकि कोई माइनर सी अगर इश्यूज़ हो रहे हैं तो इमिडिएटली हायर अथॉरिटीज़ के पास नहीं जाते।
Every query or observation made by audit in relation to any account or transaction should be taken promptly into consideration by drawing and dispersing officer. ठीक है, ये वही पॉइंट है कि कोई भी रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशन हुई सबसे पहले अकाउंट या ट्रांजैक्शन की किसके पास जाएगी, डीटीओ के पास जाएगी. गवर्नमेंट सर्वेंट और अथॉरिटी टू whom it may be addressed and returned with the necessary vouchers, documents or explanations to the accountant general concerned within such time as may be prescribed by him in the consultation with the गवर्नमेंट. अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि एक तो जो भी क्वेरी पहले तो डीडीओ के पास गई, ठीक है, या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जो वो फील करें, ठीक है. अब रिटर्न में हमारी जो भी कंप्लेन ऑब्जेक्शन थी, अब उसको रिटर्न में क्या देना होगा. अब रिटर्न में या तो कोई वॉचर्स दे सकता है, यानी वॉचर्स जो एविडेंस दे रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको कि नहीं भाई ये अपना ऑब्जेक्शन दिया है पर इसमें हमने ये मसला था, ये डॉक्यूमेंट है जो उसको सेटल्ड कर सकता है, तो उस तरह के कोई हम वॉचर्स दे सकते हैं. या कोई एक्सप्लेनेशन, हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि भाई ये मसला हुआ तो ये क्यों हुआ. और ये किसको मोस्टली हम कह रहे थे, अकाउंटेंट जनरल को, क्योंकि हमने पढ़ा कि एक होता है ऑडिटर, दूसरा अकाउंटेंट. ऑडिट हमारा पूरे जो हमारे मुल्क की ऑडिट परफॉर्म करता है, अकाउंटेंट पूरे हमारे अकाउंट्स को हैंडल करता है. और एक तीसरा होता है जैसे कंट्रोलर. अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं इन तीनों में. तो कंट्रोलर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है हमारे मुल्क की, ठीक है. तो जो भी अकाउंट्स की एक्सप्लेनेशंस होती है वो अकाउंटेंट जनरल के पास जा रही होती हैं. अकाउंटेंट जनरल देख रहा होता है कि भाई हाँ ये चीज़ें जस्टिफाइबल हैं नहीं हैं, वो सारी चीज़ें वो ऑडिटर जनरल से डिस्कस करता है, क्योंकि ऑडिटर जनरल के पास सारी इतनी डिटेल नहीं होती जितनी अकाउंटेंट जनरल के पास होगी. तो अकाउंटेंट जनरल भी इन्वॉल्व होता है. एज रेगुलरिटीज रेक्टिफाई टू द रीजनेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑडिट विल नॉट ऑर्डिनरली बी परस्यू फर्दर, इट इज़ द एडवांटेज ऑफ डाइंग एंड डिस्पोजिंग टू एक्सपीडिएट डिस्पोजल ऑफ ऑडिट क्वेरीज. अब कह रहे हैं अगर ये इरेगुलरिटीज़ रेक्टिफाई हो गई, ऑडिट वट एवर हमें सेटिस्फेक्शन मिल गई कि ये चीज़ सही है, तो ये एडवांटेज होता है. और ये बहुत हमारा कॉमन एक ऑब्जेक्टिव है, एडवांटेज है कि डीडीओ के थ्रू, हमने जो डीडीओ को इन्वॉल्व किया उसके थ्रू हमारी जो भी ऑडिट क्वेरीज होती हैं वो क्विक रिजॉल्व हो जाती हैं. क्योंकि अगर वो डायरेक्ट हायर लेवल पे चली जाती हैं तो उसको रिजॉल्व होने में टाइम लग जाता है, तो इसीलिए डीडीओ हमारा काम आसान कर देता है. Pursuance and clearance of objections. The responsibility for the removal of objections and the settlement of other points raised in audit devolves primarily upon drawing dispersing officer, head of office and controlling authorities. यहाँ clearly mention किया गया है कि कोई भी objections हो रही हैं और उसकी settlement की बात है तो सबसे पहले जो primarily सबसे importantly involve होते हैं वो है DDO, एक तो head of office और कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़, यानी जो कंट्रोल कर रही हैं हमारी अथॉरिटीज़ उनको. टू असिस्ट द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट कंसर्न इन द मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेरिटी एंड अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंट्स. The Accountant General is expected to maintain a consultant and careful watch over the obligations and to keep controlling authorities fully acquainted not only the individual cases of serious disregard of financial rules but also the general progress with the clearance of objections. अब यहाँ ये बात की गई है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है हमारा गवर्नमेंट का वो सारी चीज़ें रेगुलरिटीज़ को देखता है ना, तो उसको असिस्ट कौन करता है, उसकी हेल्प कौन कर रहा होता है, अकाउंटेंट जनरल. क्योंकि अकाउंटेंट जनरल ही होता है जो बेसिकली केयरफुल वॉच कर रहा होता है कि भाई ऑब्जेक्शंस जो भी आए थे उनका क्या बना, उनकी आगे कितना प्रोग्रेस हुई है, ठीक है. या फिर जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ है, ठीक है, उनको भी क्या करता है, इंडिविजुअल केसेस पे सॉल्व करने की बात करता है या प्रोग्रेस बताता है. बेसिकली वो प्रोग्रेस में हेल्प करता है. अकाउंटेंट जनरल का बहुत बड़ा काम होता है ऑडिट ऑब्जेक्शंस में, क्योंकि ऑब्जेक्शंस आ गई, ठीक है, वो तो ऑडिटर ने दे दी. नाउ उससे रिलेटेड उसकी क्लियरेंस की बात, उससे रिलेटेड अकाउंट्स जो मैनेज हो रहे हैं, जो भी प्रोग्रेस पे हो रही है वो सारा अकाउंटेंट जनरल देखता है और वो कंसल्ट भी करता है हमारे इस फाइनेंस डिपार्टमेंट से. द प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व शुड बी डिटरमाइंड बाय अकाउंटेंट जनरल कंसल्टेशन विद फाइनेंस डिपार्टमेंट. अच्छा, जो भी प्रोसीजर अब देखना है आगे कि क्या करना है वो अकाउंटेंट जनरल करता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी कंसल्ट करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, फिर ही वो देखते हैं कि भाई आगे क्या करना है. एंड इंटेलिजेंट, प्रॉम्प्ट एंड विगोरस पर्सन्स ऑफ ऑब्जेक्शंस एंड अर्ली रिपोर्ट ऑफ एनी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी टू गवर्नमेंट आर एसेंशियल. अच्छा, जो भी
इरेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको क्विकली हम जो है प्रॉम्प्टली क्या करें, रिपोर्ट करें, सो दैट द ऑडिट रिपोर्ट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय ऑडिटर जनरल मे हैव देयर फुल वैल्यू, ताकि ऑडिटर की जो भी रिपोर्ट बन रही है वो फुल वैल्यू दे, यानी सही बात करे। हमें ऑडिटर की हेल्प करनी है, अकाउंटेंट जनरल को पूरी हेल्प करनी है सारी चीज़ें देखने में। इफ़ अकाउंटेंट जनरल इज़ फाउंड एनी इरेगुलरिटी, तो वो भी भाई कम्युनिकेट करेगा हमारे ऑडिटर जनरल से। When an objection taken in the course of audit, जो भी ऑब्जेक्शन है हमारे ऑडिट में हुई, कैन नॉट बी एडजस्टेड बाय अकाउंटेंट जनरल इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, एंड द केस शुड बी रिपोर्टेड टू फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर द ऑर्डर्स। अच्छा, अब ये कि पहले तो हमने ये पढ़ा ना कि अकाउंटेंट जनरल कर रहा होता है, कंसल्टेशन से करेगा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से, जो भी हमारे ऑब्जेक्शन आई थी, ठीक है, उसको एडजस्ट करने में अकाउंटेंट जनरल है काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। बट अगर हमारी वो जो है एडजस्ट नहीं हो पा रहा, अब क्या होगा? अब फाइनली ये है दैट with concerned executive authorities and administrative department of government, the case should be reported to finance department. अब आगे क्या होगा? केस सॉल्व नहीं हो रहा, अब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाता है ताकि वो गवर्नमेंट उसके हिसाब से जो भी ऑर्डर्स लेने हैं वो ले। It is necessary to report individual cases of serious financial irregularities to the Auditor General unless his intervention is deemed desirable, but in cases of doubt or difficulty the accountant may seek his advice. ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिपोर्ट, यानी अगर ज़रूरी नहीं है, कोई इतनी सीरियस इरेगुलरिटी नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्टली ऑडिटर जनरल को इन्वॉल्व करें, ठीक है। लेकिन अगर यानी हम नॉर्मल लेवल पे कोई इरेगुलरिटी अकाउंटेंट जनरल फाउंड कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो कम्युनिकेट करे हमारे ऑडिटर जनरल से। हाँ, लेकिन इफ़ दी थिंक कि यार कोई डिफ़िकल्टी है और एनी उसको जो है सीख करना, उस अकाउंटेंट जनरल मतलब ये सोचता है कि अगर एडवाइस लेना ज़रूरी है तो वो ऑडिटर जनरल के पास जा सकता है। ऑल सीरियस एंड इंटरेस्टिंग केसेस ऑफ फ्रॉड और फॉर्जरी एंड द केस इंडिकेटिंग द नीड फॉर चेंज ऑफ प्रोसीजर शुड आई बी रिपोर्टेड एट वंस फॉर डाई इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑडिटर जनरल। ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे सीरियस इशूज़ जिसमें हमें कोई चेंज लाना ही लाना है, तो एनी हाउ से रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑडिटर जनरल को। अच्छा, रिपोर्ट ऑन डीफॉल्सिफिकेशन और अदर लॉसेस, कोई डीफॉल्सिफिकेशन की है, कोई लॉस हुआ है, तो ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑन डीफॉल्सिफिकेशन और लॉस ऑफ ऑडिट ऑफ पब्लिक मनी, the Accountant General should call for such further information as he may require on a subject and carefully examine the case and ascertain whether the defalsification was rendered possible by any defect in the rules or whether it is due to neglect of rules or wants of supervision on a part of a treasury or the other authorities. अब जब उसको रिपोर्ट मिलती है किसी अदर लॉसेस या डीफॉल्सिफिकेशन का, ठीक है, पब्लिक मनी की, तो अकाउंटेंट जनरल क्या करता है, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगता है कि भाई मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, जो भी ऑब्जेक्शन आई है। अब वो पूरा डिटेल में देखेगा, ठीक है। अब वो देखता है कि यार ये जो गलती डीफॉल्सिफिकेशन हुई है वो हमारे कोई रूल्स की वजह से तो नहीं, कोई डिफेक्ट तो नहीं हमारे रूल्स में जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है, या फिर हमारे निगलेक्ट से, निगलिजेंस की वजह से हुई है, यानी किसी बंदे ने केयरली उन रूल्स को फॉलो नहीं किया तब हुई है, ठीक है। तो ये केयरफुली एग्जामाइन करता है अकाउंटेंट जनरल। ही शुड दैन रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब वो क्या करता है, अगर उसने जो ऑब्जर्वेशन की, उसने सारी इंफॉर्मेशन देखी, अब वो किसको भेज रहा है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। To sanction write off the losses unless he consider of any special reason that the government concerned should be informed। कोई भी हमारे इश्यूज़ हैं उनको रिटन ऑफ करने के लिए, ठीक है, जो भी हमारा लॉस हुआ उसको रिटन ऑफ करने के लिए ये अथॉरिटी जो भी कॉम्पिटेंट होती है उसको ये अकाउंटेंट जनरल भेजता है, ठीक है। एंड इफ देयर इज़ एनी स्पेशल रीज़न, कोई स्पेशल कॉज जिसको मैं गवर्नमेंट को फर्दर इन्फॉर्म करना है, तो वो इन्फॉर्म किया जाता है। इन कमेंटिंग ऑन एनी